महेश को अपने फ़ोन की रिंगटोन सुनाई दी। वो उस वक्त किचन में था। महेश के फ़ोन उठाने के पहले ही फ़ोन कट गया। लगता है यह फ़ोन इंडिया से आया होगा, भोपाल से पूजा का। वह मुंह बोली भांजी जिसके यहाँ वह अपनी माँ को अमेरिका से ले जाकर छोड़ आया था। वहाँ से आए फ़ोन के साथ ऐसा ही होता रहता है। घंटी बजती है और बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर घंटी बज उठती है। महेश मोबाइल पर घंटी के फिर से बजने की प्रतीक्षा करने लगा। इसके साथ ही उसके मन में एक दहशत सी पैदा हो जाती है। न जाने क्या खबर होगी। फ़ोन तो भोपाल से ही आया होगा। बात यह थी कि उसकी माँ गिर गई थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। महेश को पता था कि माँ इस चोट से उबर नहीं पाएंगी। इलाज पर चाहे कितना भी खर्च क्यों ना किया जाए और पैसा वसूलने के लिए हड्डी वाले डॉक्टर कितनी भी दिलासा क्यों ना दिलाएं, माँ के सुकून के लिए और ख़ासकर दुनिया व समाज को दिखाने के लिए भी इलाज तो कराना ही था। वह भी विदेश में काम करके डॉलर कमाने वाले इकलौते पुत्र की हैसियत के मुताबिक। वैसे उसकी पत्नी चेतावनी दे चुकी थी कि इस तरह हम अपने पैसे बर्बाद ही कर रहे हैं। माँ की बीमारी के नाम पर जितने भी पैसे वहाँ भेजे जा रहे हैं उन सब का क्या हो रहा है, इसका लेखा जोखा तो है नहीं। पूजा का घर जरूर भर रहा है। आए दिन पैसे की मांग रखी जाती है। हालांकि यह सबको पता था कि इस उम्र में गिरकर कमर तोड़ लेना और बिस्तर पकड़ लेना मौत को बुलावा ही देना था। पूजा ने महेश की माँ की देखभाल के नाम पर दिन रात के लिए एक नर्स रख ली थी और उन्हीं के नाम पर घर में काफ़ी सुविधाएं भी इकट्ठा कर ली थी। फर्नीचर से लेकर फ्रिज, टीवी और एयर कंडीशनर तक, डॉक्टर, दवा, फिजियोथेरेपिस्ट और बार बार टैक्सी पर अस्पताल का चक्कर लगाना तो जायज़ बात थी। महेश की पत्नी को इन सब दिखावे से चिढ़ थी। वह कहती थी कि एक गाड़ी की मांग रह गई है, वह भी पूजा माँ की जिंदा रहते पूरा कर ही लेगी। कमर टूटने के बाद हवाखोरी के लिए माँ के नाम पर गाड़ी तो चाहिए ही थी। महेश चुप रह जाता। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि पूजा की मांगे बड़ी हुई लगती हैं, किंतु उन्हें नाजायज़ नहीं कहा जा सकता था। पूजा अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी करती वह उसकी माँ के लिए काफ़ी नहीं होता। माँ के लिए गाँवों में चलने वाले खांटे तो नहीं चल सकती थी। घर में सीमित रहने पर मन बहलाने के लिए टीवी रखना जरूरी था। फिर वहाँ की गर्मी से बचने बचाने को एक एनआरआई की माँ के लिए फ्रिज और एसी को फिजूल खर्ची नहीं कहा जा सकता था। अब यह कहाँ तक संभव था, उचित था कि जब ये चीज़ें मांग के नाम पर आई हो तो घर का दूसरा व्यक्ति उनका उपयोग ही ना करे। पैसा बचाकर अगर पूजा ने एक के बदले 2 एसी खरीद लिया तो इसके लिए उसे कसूरवार क्यों ठहराया जाए। फ्रिज भी बड़ा लिया गया तो क्या हुआ, क्या माँ भर का खाना रखने के लिए ही फ्रिज लेना चाहिए था। आखिर माँ की जो सेवा करता है उसे भी इतनी सुविधा तो मिलनी ही चाहिए थी। पर उसकी पत्नी को यह सब गलत लगता था। सामान तो आ ही गया था। अब यह बात थोड़ी ही थी कि माँ के मरने के बाद कोई उन सबको उसे वापस मांगने जाता। महेश के मन के किसी कोने में यह भाव चोर की तरह छिपा था कि यह फ़ोन पूजा का ना हो तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आने का मतलब था किसी न किसी नई समस्या का उठ खड़ा होना। साथ ही हर बार पूजा से बात करके उसे अपने में एक छोटापन महसूस हुआ करता था। अपनी बात के लहजे से वह उसे बार बार महसूस कराती रहती थी कि वह अपनी माँ के प्रति अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं कर रहा है। केवल पैसा भेज देने से ही वह अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता था। भारतीय संस्कृति में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उसकी उपस्थिति ही अधिक कारगर हो सकती थी। और यहीं पर महेश का अपराध बोध हृदय के अंतराल में एक और गांठ की परत बना देता। इससे वह बचना चाहता था और शायद यही वह मर्म स्थल भी था जिसे पूजा बार बार कुरेदती रहती थी। पूजा का कहना था कि उसे तथा उसके पति को डॉक्टर डांट कर भगा देते थे, जबकि महेश की बात वे सुनते थे। महेश का नाम तथा उसका पता जानकर ही लोग ज़्यादा प्रभावित होते थे, ना कि मात्र पैसा देने से। आजकल भारत में भी पैसे देने वाले कितने हैं, पर क्या अस्पताल के अधिकारी उन लोगों की बात सुनते भी हैं? महेश फ़ोन पर ही उन लोगों से जितनी बात कर लेता था वहीं वहाँ के अधिकारियों पर बहुत प्रभाव डाल देती थी। इसके अतिरिक्त उसका खुद का भारत आना अधिक मायने रखता था, माँ की तसल्ली के लिए ही सही। थोड़ी हरारत भी आने पर माँ महेश का ही नाम जपना शुरू कर देती थी।
पूजा को लगता कि वह अपना शरीर खटाकर दिन रात उनकी सेवा करती रहती है, जबकि उसे पैसे के लालच में काम करने वाली में शुमार करके माँ ही नहीं, गुप्त रूप से महेश भी उसके प्रति बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। यह खींच पूजा माँ पर ही नहीं बल्कि किसी न किसी तरह महेश पर भी उतार लेती थी। कुछ ही महीने पहले की बात थी, जिस दिन माँ की कमर की हड्डी टूटी थी। अस्पताल में जब तक इमरजेंसी में माँ को छोड़कर पूजा और उसके पति डॉक्टर के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे कि फ़ोन पर इस दुर्घटना की खबर मिलने पर महेश ने अमेरिका में बैठे बैठे न जाने किस किस डॉक्टर के फ़ोन नंबर का ही पता नहीं लगा लिया, बल्कि डॉक्टर को तुरंत माँ के पास भेज भी दिया। ऐसा क्या वहाँ किसी अन्य के किए पर हो सकता था? और उसके बाद तो अनेक परेशानियों का सिलसिला शुरू हो गया था। उधर महेश फ़ोन पर लगातार हिदायतों पर हिदायतें देता जा रहा था और इधर पूजा पर सामत आ रही थी। अपने पति पर घर छोड़कर और एम्बुलेंस पर माँ को अकेले अपने दम पर शहर ले जाना, किसी डॉक्टर जिसका नाम महेश ने ही बताया था उससे संपर्क करना और प्राइवेट वार्ड में रखकर माँ का ऑपरेशन करवाना, नर्स के रहते भी दिन रात उनकी सेवा करते रहना इत्यादि कितना ही जहमतों का काम वह 3 हफ्तों तक करती रही थी। इसका एकमात्र पुरस्कार पूजा को यह मिला था कि माँ का प्यार उसके प्रति बढ़ गया था और अब वे उसी का नाम जपने लगी थी। महेश के ना चाहने पर भी मोबाइल की घंटी फिर बज उठी। एक झिझक के साथ महेश ने मोबाइल उठाया। उधर पूजा ही थी। जोर से बोल उठी, अंकल, मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा के मुंह से अंकल शब्द सुनकर महेश को ऐसा लगता था जैसे वह उसके कानों पर पत्थर मार रही हो। लाख याद दिलाने पर भी वह उसका मामा है। पूजा उसे अंकल ही कहती थी। स्पष्ट था कि यह संबोधन उसे एक व्यावसायिक संबंध का ही याद दिलाता था, रिश्ते की ही नहीं। हाँ हाँ, मैं समझ गया, बोलो। प्रणाम अंकल। खुश रहो, बोलो क्या बात है? आप लोग कैसे हैं अंकल? महेश जल्दी में था इसलिए खींच गया, पर शांत स्वर में ही बोला, हम लोग सब ठीक हैं, पर तुम बताओ माँ कैसी है? नानी जी ने तो खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा है। महेश को लगा जैसे उसकी छाती पर किसी ने हथौड़ा चला दिया हो। उसे चिंता हुई। कब से? कल रात से। कल रात कुछ नहीं खाया, आज भी ना नाश्ता किया और ना ही दोपहर का खाना ही खाया। अब रात का खाना उन्हें अवश्य खिलाओ, जो उनको पसंद आए वही बना कर दो। खाना थोड़ा गला कर देना ताकि उसे वे आसानी से निगल सकें। निगलने में दिक्कत होने से भी वे नहीं खाती होंगी। हमने तो कल खिचड़ी दी थी, उसे भी ज़रा पतला करके दो और घी वगैरह मिला दिया करो। माँ को खिचड़ी अच्छी लगती है। इसीलिए तो अंकल, लेकिन कहती हैं कि भूख नहीं है। डॉक्टर से पूछ कर देखो, भूख ना लगने का भी इलाज हो सकता है। वे कहती हैं खाने की रुचि ही खत्म हो गई है। इसका क्या इलाज है? शायद मेरे हाथ से खाना ही नहीं चाहती। उस लड़की की बात में महेश को साफ व्यंग झलकता दिखाई पड़ा। फिर भी तुम डॉक्टर से पूछो, वह शांत स्वर में ही बोला। जी अच्छा अंकल, फिर जैसा हो बताना। तुम चाहो तो व्हाट्सएप कॉल कर सकती हो। नहीं अंकल, अब तो अमेरिका फ़ोन करना सस्ता हो गया है। कोई बात नहीं, रात में फिर से कोशिश करके देखती हूँ। वास्तव में पूजा के पास पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, फिर भी उसकी उदारता की उसने जिस तरह उपेक्षा की थी वह उसे अच्छा नहीं लगा। जरूर अंकल। वहाँ अभी क्या समय हो रहा है? यहाँ सुबह के 7 बज रहे हैं। अच्छा, प्रणाम अंकल। खुश रहो। पूजा महेश के दूर के रिश्ते की बहन की बेटी थी। उसका घर तो भरा पूरा था। उसका पति, 2 बेटे और 2 बेटियाँ, पर आय सीमित थी। हाई स्कूल करके उसका पति किसी तरह कोई सिफारिश पहुंचाकर भोपाल के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में लोअर डिवीज़न क्लर्क बन गया था। महेश जब किसी तरह माँ को अपने साथ अमेरिका में नहीं रख सका तो वह भारत में एक ऐसा परिवार ढूंढने लगा जो माँ को अपने साथ रखे तथा उनकी देखभाल करे, खर्च चाहे जो लगे। पर उसे ऐसा कोई परिवार जल्दी नहीं मिला। कोई इस तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता था। नज़दीकी रिश्तेदारी में तो कोई मिला ही नहीं। किसी तरह उसे पूजा का पता चला। पूजा को उसने पहले देखा भी नहीं था, पर इस पारस्परिक रिश्ते को वे दोनों जानते थे। इसमें संदेह नहीं था कि पूजा को लगा कि महेश की माँ, जिसे वह नानी कहती थी, को रखने से उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा। महेश ने शुरू में ही उसे सब कुछ समझा दिया था। हफ्तों खोज करने के बाद उसे यह परिवार मिला था, सो वह उन पर ज़्यादा ही निर्भर हो गया था। पूजा को उसकी माँ को केवल पनाह देनी थी। काम करने के लिए उसने
अलग से एक नर्स रखने की अनुमति दे रखी थी। खर्च के लिए पैसे देने में उसने कंजूसी नहीं की। माँ को समझा दिया कि पूजा के यहाँ उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। चलते समय माँ की आंखें उसे वैसी ही लगी जैसा बचपन में वह अपनी गाय को बछड़ों से बिछड़ते हुए देखा करता था। दुख भरी आवाज़ से माँ ने पूछा, आते रहोगे ना बेटा? महेश ने तपाक से उत्तर दिया था, ज़रूर माँ, कुछ ही महीनों में यहाँ फिर आना है। और फिर मोबाइल तो है ही, मोबाइल पर जब भी बात हो जाया करेगी। बेटा, मैं तो बहरी हो गई हूँ, फ़ोन पर क्या बात कर सकूँगी? माँ, तुम नहीं, पूजा तुम्हारा समाचार देती रहेगी। यह भी तो नतनी ही हुई ना तुम्हारी, तुम्हें यह बहुत अच्छी तरह रखेगी। यह क्या रखेगी? तुम्हारा पैसा रखाएगा, माँ ने धीरे से कहा। बेटे ने चलते समय माँ के पैर छुए तो माँ ने कहा, जुग जुग जियो, अब हमारे लिए एक तुम रह गए हो बेटा। महेश अपनी सफाई में किसी तरह यही बोल पाया, माँ, अगर मैं तुम्हें अमेरिका में रख पाता तो ज़रूर रखता। तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, मैं तो वहाँ तुम्हारा इलाज भी नहीं करा सकता। तुमने तो कहा था कि 1-2 साल में तुम रिटायरमेंट ले लोगे और फिर भारत वापस आ जाओगे। महेश की जैसे चोरी पकड़ी गई। इस बात की तसल्ली उसने माँ को बार बार दी थी कि वह उन्हें पूजा के पास अधिक से अधिक 2 साल के लिए ही रख रहा था। जैसे ही वह रिटायर होगा भारत आ जाएगा और उन्हें साथ रखेगा। उस घटना को 5 साल बीत गए थे, पर महेश नहीं जा पाया था माँ से मिलने। वैसे वह रिटायर हो चुका था। यही नहीं, इसी बीच वह भारत गया ही नहीं। हर वर्ष वह भारत जाता था, किंतु कभी ऐसा जुगाड़ नहीं बन पाया कि वह माँ से मिलने जाने की जहमत उठाता। कभी अपने काम से तो कभी पत्नी को भारत भ्रमण कराने के चलते। किंतु भोपाल जाने में जितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी उसके लिए वह समय ही नहीं निकाल पाता था। माँ को या पूजा को पता भी नहीं चल पाता था कि वह इस बीच कभी भारत आया भी है। अमेरिका से फ़ोन कर कर वह यह बताता रहता था कि अभी वह बहुत व्यस्त है, छुट्टी मिलते ही माँ से मिलने ज़रूर आएगा। और मन को हल्का करने के लिए वह कुछ अधिक डॉलर भेज देता, केवल माँ के लिए ही नहीं, पूजा के बच्चों के लिए या खुद पूजा और उसके पति के लिए भी। तब पूजा संक्षेप में अपना आभार प्रकट करते हुए फ़ोन पर कह देती कि वह उसकी व्यस्तता को समझ सकती है। पता नहीं पूजा के उस कथन में उसे क्या मिलता कि वह उसमें आभार कम और व्यंग अधिक पाता था। महेश के अमेरिका जाने के बाद उसकी माँ उसकी बहन यानी अपनी छोटी बेटी छाया के पास वर्षों रही। महेश के पिता पहले ही मर चुके थे। इस बीच महेश अमेरिका में खुद को व्यवस्थित करने में लगा रहा। संघर्ष का समय खत्म हो जाने के बाद उसने माँ को अमेरिका नहीं बुलाया। बहन तथा बहनोई ने बार बार लिखा कि आप माँ को अपने साथ ले जाइए, पर महेश इसके लिए कभी तैयार नहीं हुआ। उसके सामने 2 मुख्य बहाने थे। एक तो यह कि माँ का वहाँ के समाज में मन नहीं लगेगा, जैसा कि वहाँ अन्य बुजुर्ग व रिटायर्ड लोगों के साथ होता है, और दूसरे, वहाँ इनकी दवा या इलाज के लिए कोई मदद नहीं मिल सकती। हालांकि वह इस बात को दबा दिया कि इस बीच वह उनके भारत रहते रहते भी उन्हें ग्रीन कार्ड दिला सकता था और अमेरिका पहुंचने पर उन्हें सरकारी मदद भी मिल सकती थी। एक बार जब छाया की बीमारी पर भारत आया तो बहन ने ही रो रो कर बताया कि माँ के व्यवहार से उनके पति ही नहीं उसके बच्चे भी तंग रहते हैं। अपनी बात यदि वह बेटी होने के कारण छोड़ दे भी तो वह उन लोगों की खातिर माँ को अपने साथ नहीं रख सकती। दूसरी ओर माँ का यह दृढ़ निश्चय था कि जब तक छाया ठीक नहीं हो जाती तब तक वे इसे छोड़ नहीं सकती। महेश ने अपने स्वार्थवश माँ की हाँ में मिलाया। छाया कैंसर से पीड़ित थी, कभी भी उसका बुलावा आ सकता था। महेश को उसकी स्थिति के लिए अपने को तैयार करना था। छाया की मृत्यु पर महेश भारत नहीं आ सका, पर उसने माँ को जरूर अमेरिका बुलवा लिया अपने किसी समधी के साथ। अमेरिका में माँ को सब कुछ बहुत बदला बदला सा लगा। उनकी निर्भरता बहुत बढ़ गई। बिना गाड़ी के कहीं जाया नहीं जा सकता था और गाड़ी उनका बेटा यानी महेश चलाता था या बहू। घर में बंद कोई सामाजिक प्राणी नहीं। बेटे को अपने काम के अलावा इधर उधर आने जाने व काम करने की व्यस्तता लगी रहती थी। बहू पर घर के काम की जिम्मेदारी अधिक थी। यहाँ कोई काम वाली तो आती नहीं थी। घर की सफाई से लेकर बाहर के भी काम बहू संभालती थी। माँ के लिए परेशानी की बात यह थी कि महेश को कभी कभी घर के काम में अपनी पत्नी की सहायता करनी पड़ती थी। घर का मर्द घर में इस तरह काम करे, घर की साफ सफाई करे, बर्तन मांजे, कपड़े धोए,
यह सब देखकर माँ के जन्म जन्मांतर के संस्कारों को चोट पहुँचती थी। महेश के बार बार यह समझाने पर भी कि यहाँ अमेरिका में दाई नौकर की प्रथा नहीं है और यहाँ सभी घरों पति पत्नी मिलकर घर के काम करते हैं, माँ संतुष्ट नहीं होती। माँ को यही लगता कि उनकी बहू ही उनके बेटे से रोज काम लिया करती है। सभी कामों में वे खुद हाथ बटाना चाहती ताकि बेटे को वह सब नहीं करना पड़े, पर इस उम्र में उन पर कुछ छोड़ा नहीं जा सकता था। कहीं भूल से उन्हें चोट न लग जाए, घर में आग न लग जाए, वे गिर न पड़े। इन आशंकाओं के मारे कोई उन्हें घर का काम नहीं करने देता था। महेश अपनी माँ का इलाज करवाने में समर्थ नहीं था। अमेरिका में कितने लोग सारा का सारा पैसा अपनी गार्ड से लगाकर इलाज करवा सकते थे। माँ ऐसी बातें सुनकर इस तरह चुप्पी साध लेती थी जैसे उन्हें ये बातें तर्क या बहाना मात्र लगती हो। उनकी आंखों में अविश्वास इस तरह तीखा होकर छलक उठता था जिसे झेल न सकने के कारण अपनी बात सही होने के बावजूद महेश दूसरी तरफ देखने लग जाता था। उनकी आंखें जैसे बोल पड़ती कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई सरकार अपने ही नागरिक की बूढ़ी माँ के लिए कोई प्रबंध न करे। भारत में तो ऐसा होता ही नहीं, फिर अमेरिका जैसे संपन्न देश में ऐसा कैसे हो सकता था। महेश के मन में वर्षों तक माँ के लिए जो उपेक्षा भाव बना रहा था या उन्हें वह जो अपने पास अमेरिका बुलाने से कतराता रहा था, शायद इस कारण ही उसे एक ऐसा अपराध बोध समा गया था कि वह अपनी सही बात भी उनसे नहीं मनवा सकता था। कभी कभी वे रुआसी होकर यहाँ तक कह बैठती थी कि दूसरे बच्चों का पेट काट काट कर उन्होंने उसे डबल एमए कराया था और महेश यह बिना कहे ही समझ जाता था कि वास्तव में वे कह रही हैं कि उसका बदला वह अब तक उनकी उपेक्षा करके देता रहा, जबकि उसकी पाई पाई पर उनका हक पहले है और सबसे ज़्यादा है। महेश के सामने उन दिनों के वे दृश्य उभर जाते जब वह कॉलेज की छुट्टियों में घर लौटता था और अपने माता पिता के साथ भाई बहनों को भी वह रूखा सूखा खाना बिना किसी सब्जी तरकारी के खाते दिखता था। माँ को सबसे अधिक परेशानी इस बात की थी कि परदेश में उन्हें हंसने बोलने के लिए कोई संगी साथी नहीं मिल पाता था और अकेले कहीं जा कर किसी से अपना परिचय भी नहीं बढ़ा सकती थी। वहाँ भारतीयों की कोई कमी तो नहीं थी, पर महेश दंपति लोगों से कम ही मिला जुला करते थे। कभी कभी माँ को वे मंदिर ले जाते थे। उन्हें पूरा माहौल भारत का सा मिलता था। उस परिसर में घूमती हुई किसी भी बुजुर्ग स्त्री को देखते ही वे देर तक उनसे बातें करने के लिए आतुर हो जाती थीं। वे चाहती थी कि वे वहाँ बार बार जाया करें, पर यह भी कर सकना महेश और उसकी पत्नी के लिए संभव नहीं था। अपनी व्यस्तता के बीच तथा अपनी रुचि के प्रतिकूल महेश के लिए सप्ताह 2 सप्ताह में एक बार से अधिक मंदिर जाना संभव नहीं था, और वह भी थोड़े समय के लिए। कुछ ही समय में महेश की माँ को लगा कि अमेरिका में रहना भारी पड़ रहा है। उन्हें अपने उस घर की याद बहुत तेजी से व्यथित कर जाती जो कभी उनका एकदम सा अपना था, अपने पति का बनवाया हुआ। वे भूलती नहीं थी कि अपने घर को बनवाने में उन्होंने खुद भी कितना परिश्रम किया था, निगरानी की थी और दुख झेले थे। और यह भी कि जब वह 2 मंजिला मकान बनकर तैयार हो गया था तो उन्हें कितना अधिक गर्व हुआ था। आज यदि उनके पति जीवित होते तो कहीं और किसी के स्थान रहने या अमेरिका आने के चक्कर में उन्हें अपने उस घर को बेचना ही नहीं पड़ता। उनके हाथों से उनका एकमात्र जीवनाधार जाता रहा था। उनके मन में जब तब अपने उस घर को फिर से देखने और अपनी पुरानी यादों को फिर से जीने की लालसा तेज हो जाती। पर अमेरिका आने के बाद तो फिर से भारत जाने और अपने घर को देखने का कोई अवसर ही आता नहीं दिखता था। ना तो महेश को और ना ही उसकी पत्नी को भारत से कोई लगाव रह गया था या भारत में टूटते अपने सामाजिक संबंधों को फिर से जोड़ने की लालसा। तब महेश की माँ को लगता कि भारत ही नहीं छूटा, उनका सारा अतीत पीछे छूट गया था, सारा जीवन बिछुड़ गया था। यह बेचैनी उनको जब तब हृदय में सूल की तरह चुभा करती। उन्हें लगता कि वे अपनी छाया मात्र बनकर रह गई हैं और जीते जी किसी कुएं में ढकेल दी गई हैं। ऐसी हालत में उनका अमेरिका में रहना जेल से कम न था। माँ के मन में अतीत के प्रति यह लगाव महेश को जब तब चिंतित करता। वह जानता था कि उनका यह भाव अतीत के प्रति नहीं, अपने अधिकार के न रहने के प्रति है। मकान को बेचकर जो भी पैसा आया था, जिसका मूल्य अमेरिकी डॉलर में बहुत ही कम था, फिर भी उसे वे अपने पुराने चमड़े के बॉक्स में इस तरह रखती थी जैसे वह बहुत बड़ी पूंजी हो और जिसे वे अपने किसी भी बड़े काम के लिए निकाल सकती थी। कम से कम भारत जाने के लिए वे कई बार कह चुकी थी कि
उनके पास अपना पैसा है, उन्हें बस किसी का साथ चाहिए था। महेश देखता था कि वे किस प्रकार घर का काम करने, विशेषकर खाना बनाने के लिए आगे बढ़ा करती थी, पर महेश की पत्नी उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकती थी। कहीं कुछ दुर्घटना घट जाती तो लेने के देने पड़ जाते, बिना इंश्योरेंस के सैकड़ों डॉलर बैठे बिठाए फूक जाते। तब भी जब तक माँ अपनी शौक जोर पकड़ लेती तो वे बहू से कह बैठती, यह ऐसे थोड़े बनता है, यह तो इस तरह बनता है। साफ था कि उसकी पत्नी को उनसे सीख लेने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। महेश की माँ के लिए अमेरिका छोड़ना हर प्रकार सुखकर हो, ऐसी भी बात नहीं थी। अपने बेटे की नज़दीकी ही नहीं बल्कि सारी मुसीबतों के बावजूद उसकी आंखों में चमकता अपनी माँ के प्रति प्यार आंखों की बूढ़ी हो जाने के बाद भी उन्हें साफ दिख जाता था। दूसरी ओर अमेरिका में रहने का दुख भी कम नहीं था। उनका जीवन अपने ही पर भार बनकर रह गया था। अब जहाँ भी वे जा रही थी वहाँ से पारिवारिक संबंध या स्नेह संबंध तो नाम मात्र का था, यह तो एक व्यापारिक संबंध स्थापित होने जा रहा था। ऐसी स्थिति में पूजा से महीनों तक उनकी किसी प्रकार का स्नेह बंध नहीं हो पाया। जो केवल पैसे के लिए उन्हें रख रही हो, उससे स्नेह संबंध क्या। उनका यह बर्ताव उनकी अपनी और बेटे की गौरव गाथा में ही नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन की सामान्य बातचीत में भी जाहिर हो जाता था। उससे मेरा तेरा का भाव भरा होता था। यह एसी मेरे बेटे का है, यह फ्रिज मेरा है, यह आया मेरे बेटे के पैसे से रखी गई है, इसलिए मेरा काम पहले करेगी, इत्यादि। पूजा को यह सब सिर झुकाकर स्वीकार करना पड़ता, कुछ नानी की उम्र का लिहाज करके, कुछ अपनी दयनीय स्थिति को याद करके, और कुछ इस भार को स्वीकार करके कि गलती का एहसास करके। मोबाइल की घंटी रात की 2 बजे फिर बज उठी। यह भी समय है फ़ोन करने का। लेकिन होश आया, फ़ोन जरूर माँ की बीमारी की गंभीरता के कारण किया गया होगा। महेश को डर लगा, फ़ोन उठाना ही पड़ा। उधर से आवाज़ आई, अंकल, नानी तो अपना होश खो बैठी हैं। क्या मतलब होश खो बैठी हैं? डॉक्टर को बुलाओ। महेश ने चिंता जताई। डॉक्टर ने कहा कि आखिरी वक्त आ गया है, अब कुछ नहीं होगा। महेश को लगा कि पूजा अब उसे भोपाल आने को कहेगी। पूजा, तुम ही कुछ उपाय करो, वहाँ हमारा आना तो नहीं हो सकता। इतनी जल्दी वीज़ा मिलना, फिर हवाई जहाज़ का टिकट मिलना, दोनों मुश्किल होगा। हाँ अंकल, मैं समझती हूँ, आप कैसे आ सकते हैं। महेश को लगा जैसे व्यंग का एक करारा तमाचा उसके मुंह पर पड़ा हो। किसी दूसरे डॉक्टर को भी बुला लो। अंकल, अब कोई भी डॉक्टर क्या करेगा, पैसे हैं ना काफ़ी। आपने अभी तो पैसे भेजे थे, उसमें से सब हो जाएगा। पूजा की आवाज़ काँप रही थी, शायद वह रो रही थी। दोनों ओर से सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग हो रहा था। कोई भी उस भयंकर शब्द को मुंह में लाना नहीं चाहता था। मोबाइल अचानक बंद हो गया, शायद कट गया था। 3 घंटे के बाद मोबाइल की घंटी बजी। महेश बार बार के आघातों से बचकर एक बारगी ही अंतिम परिणाम सुनना चाहता था। पूजा थी। अंकल, जान निकल नहीं रही है, शायद वे किसी को याद कर रही हैं या किसी को अंतिम क्षण में देखना चाहती हैं। महेश को जैसे पसीना आ गया। पूजा, पानी के घुट डालो उनके मुंह में। अंकल, मुंह में पानी नहीं जा रहा, और वह सुबकती रही। फ़ोन बंद हो गया। सुबह होने से पहले घंटी फिर बजी। महेश बेफिक्र हो गया कि इस बार वह जिस समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था वही मिलेगा। अब किसी और अपराध बोध का सामना करने की चिंता उसे नहीं थी। उसने बेफिक्री की सांस लेते हुए फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अंकल, नानी जी को मुक्ति मिल गई। महेश के कानों में शब्द गूंजने लगे। बोलना चाहता था लेकिन होठ जैसे सिल गए थे। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। धन्यवाद दोस्तों।